Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. So students, in the last lecture we have talked about the food chain. फूड चेन तक की स्टडी हमने कर ली थी और फूड चेन में हमने समझा था कि वेरियस ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब अपनी अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स की वजह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं। फूड चेन में हर एक जो स्टेप होता है उसको हम एक ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं और उस ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, अगर हम T1, T2, T3 से अगर उन ट्रॉफिक लेवल्स को शो करते हैं तो फूड चेन की एक स्पेशलिटी होती है दैट इट इज़ स्ट्रेट एज वेल एज इसमें कोई भी ट्रॉफिक लेवल जो है वो हमेशा अपने से पीछे वाले ट्रॉफिक लेवल को खाता है और अपने से आगे वाले ट्रॉफिक लेवल के थ्रू खाया जाता है। यही थी हमारी फूड चेन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड वेब। फूड वेब से सेंस क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम में एक ही टाइम पर बहुत सारी वेरिएबल फूड चेन ऑपरेट होती हैं और उन सारी फूड चेन के एक साथ एक ही इकोसिस्टम में ऑपरेट होने की वजह से एक वेब का मतलब होता है जाल और नेटवर्क। सो जाल और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब एक साथ बहुत सारी फूड चेन ऑपरेट होंगी, सारे के सारे जितने भी हार्बीवोर्स होंगे उन सब का फूड मटेरियल क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स और ग्रीन प्लांट्स। सो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं इन पे सारे हर्बीवोर्स डिपेंड रहते हैं और इतनी सारी फूड चेन जो एक साथ एक ही इकोसिस्टम में ऑपरेट होती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक रहती हैं और कभी कभी एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी एक दूसरे से इंटरलिंक रहती हैं और आपस में मिलकर बनाती हैं फूड वेब। लाइक अगर हम एक ग्रासलैंड की बात करें तो इस ग्रासलैंड में क्या होगा, हमारे पास ग्रास है, उस ग्रास को फीड करने के लिए हमारे पास है गोट को किल करके खाएगा फॉक्स एंड देन लॉइन। ग्रास को खा सकता है कोई भी इंसेक्ट को खा सकता है कोई फ्रॉग को खा सकता है कोई स्नेक एंड स्नेक को खा सकता है कोई हॉक और ईगल। सेम एज इसी ग्रास को किसी इंसेक्ट ने खाया और उस इंसेक्ट को किसी बर्ड ने खाया, उस बर्ड को हॉक ने फीड कर लिया। नाउ इस गोट को डायरेक्ट किसी जैकॉल ने खाया और अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है किसी भी हार्बीवोर की तो जैकॉल डायरेक्टली फॉक्स को भी खा सकता है। सो कितनी सारी जगह पर ये फूड चेन जो है, बहुत सारी फूड चेन ऑपरेट की। अगर हम एक सिंगल फूड चेन की बात करते हैं तो एक फूड चेन हो गई ग्रास को खाया गोट ने, जैकॉल के थ्रू खाया गया और उसको फाइनली टॉप कंज्यूमर के थ्रू खाया गया। एक हमारी ये लीनियर फूड चेन हो गई। थर्ड फूड चेन हो गई, गोट को फॉक्स ने खाया और उसको जैकॉल ने, देन जो हमारा फाइनल कंज्यूमर होता है जिसको हम लोग टॉप कार्निवोर बोलते हैं उसके थ्रू खाया गया। ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को बर्ड ने एंड हॉक ने। तो ये जो पूरा का पूरा एक नेटवर्क बन गया है, इट इज़ कॉल्ड द फूड वेब। अब ये फूड वेब ऑपरेट कैसे होता है, जो फूड वेब है इसके कुछ स्पेशल फीचर होते हैं कि ये नेटवर्क फॉर्म में होता है। जैसे हम लोगों ने फूड चेन के लिए पढ़ा था दैट फूड चेन इज स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट नहीं होता है, ये एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है जिसमें कई सारी चेन्स आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो रही हैं। फूड वेब का एक और स्पेशल फीचर होता है दैट इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम।
स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड कराता है? अभी मैंने जब फूड वेब आपको बना के दिखाया था, तो उस फूड वेब में क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके पास किसी एक फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो दूसरा फूड मटेरियल अफोर्ड कर सकता है, दूसरा फूड मटेरियल प्रेफर कर सकता है और उसके ऊपर फीड कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि वो भूख की वजह से उसकी डेथ हो जाए। तो ये स्टेबिलिटी देता है क्योंकि इसके पास मल्टीपल फूड ऑप्शंस होते हैं। अगर किसी एक इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर फूड चेन ऑपरेट हो रही होती, लाइक अगर ग्रास को खाने वाला जो गोट है केवल उसी पर फॉक्स फीड करती, फॉक्स के पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं होता फूड के लिए, तो अगर कभी गोट की पॉपुलेशन को हार्म होता तो फॉक्स की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाती। जब भी कभी हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करते हैं, आगे बात करेंगे, वो हम फूड चेन के बेसिस पे ही लेके चलते हैं। जब भी किसी हम एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किसी भी स्पीशीज़ का डिक्लाइन होना या किसी भी स्पीशीज़ का बढ़ना देखते हैं, जब हम कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ेंगे तब हम एक फूड चेन को लेकर ही चलते हैं। बट एक कॉमन कंडीशन में बेसिकली कभी भी फूड चेन एक स्ट्रेट चेन ऑपरेट नहीं होती है, एक फूड वेब के फॉर्म में ऑपरेट होता है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड को प्रेफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेस्ट। टेस्ट के बेसिस पे अगर आपके पास बहुत सारे फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप उसमें से वो चीज़ चूज़ करोगे जो चीज़ का टेस्ट आपको अच्छा लगता हो। लाइक अगर आपके पास मटर पनीर और आलू दोनों का ऑप्शन हो, तब आप किसको चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली मटर पनीर को। तो जिसका टेस्ट बेटर है उसको आपने चूज़ किया, या जो आपको अच्छी लगती है आपने उसको चूज़ किया। लेकिन इसके साथ साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जो दोनों ऑप्शन आपको प्रायर दिए गए थे वो दोनों ही ऑप्शन ना हो कि आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कद्दू खाने का, तो अगर कुछ और ऑप्शन नहीं है तो आप वही खाओगे। लाइक अगर टाइगर के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं अपने नेचुरल प्रे को खाने के, अगर उसके पास अपने नेचुरल प्रे के ऑप्शंस नहीं होते हैं, तब टाइगर फिशेस पर और क्रैब्स पर, इन पर भी फीड करता है। सो फर्स्ट इज टेस्ट। अगर नेचुरल प्रे प्रेजेंट है, मीन्स गोट प्रेजेंट है, डियर्स प्रेजेंट हैं, तो वो उसी को प्रेफर करेगा। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं है तब वो क्या करेगा? फिशेस को और क्रैब्स को, इनके ऊपर वो फीड करेगा। लाइक एक और एग्जांपल इसका हम लेके चलते हैं। आपने ज़्यादातर कार्टून्स में या जहाँ भी आपने कभी भी फिगर बना हुआ देखा होगा रैबिट का, तो वहाँ पे आपने फीड करता हुआ उसको देखा होगा कैरेट के ऊपर। तो अगर कैरेट प्रेजेंट नहीं है आसपास लैंड मास में, या जहाँ वो जिस हैबिटेट में वो रह रहा है, अगर वहाँ पे कैरेट प्रेजेंट नहीं है तो रैबिट तो निर्जल व्रत रख लेता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज मस्ट। अगर फूड की अवेलेबिलिटी कम है तो अल्टरनेट फूड रिसोर्सेज वर्क करते हैं। अल्टरनेट फूड रिसोर्सेज वर्क करते हैं। अल्टरनेट फूड रिसोर्सेज की वजह से ही किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड होती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, लाइक एक फूड चेन बना के देखते हैं। इस ग्रास को खाने वाला है रैबिट और इस रैबिट को खाएगा फॉक्स। अगर किसी जगह पर रैबिट की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है तब फॉक्स अल्टरनेट फूड सोर्स पर डिपेंड हो जाएगा, जिससे क्या है, दो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक तो फॉक्स को लगातार फूड मिलता रहेगा तो इसकी पॉपुलेशन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और दूसरा रैबिट के ऊपर फीड करना, रैबिट की पॉपुलेशन के ऊपर फीड करना कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे करके रैबिट की पॉपुलेशन दोबारा स्टेबल हो जाएंगी। सो फूड वेब ऑपरेट्स स्पेशली फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द
ecosystem. Clear? So next topic is ecological pyramids. Next topic is pyramids. Ecological pyramids क्या होते हैं? It is the graphical representation. और किस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो वेरियस ट्रॉफिक लेवल होते हैं किसी भी एक फूड चेन में, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं या कम्युनिटी इकोलॉजी में बात करते हैं तो वहाँ हम एक फूड चेन को लेके चलते हैं, एक आइडल कंडीशन को लेके चलते हैं. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एक फूड चेन में जो वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स. अब किसी न किसी रिलेशनशिप के बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा. तो ये रिलेशनशिप्स होते हैं बायोमास, नंबर और एनर्जी. जब भी हम किसी भी एक इकोसिस्टम में वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनके बायोमासेस, नंबर और एनर्जी के बेसिस पर, देन इट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल पिरामिड. सबसे फर्स्ट टाइम इकोलॉजिकल पिरामिड जो है उसको चार्ल्स एल्टन ने दिया था, या ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये चार्ल्स एल्टन ने किया था 1927 में. सो चार्ल्स एल्टन के नेम पर इसको बोल देते हैं हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड और एल्टोनियन पिरामिड्स. सो इकोलॉजिकल पिरामिड आए या एल्टोनियन पिरामिड आए, आपको उसमें शो यही करने हैं. इसके अलावा पिरामिड शो नहीं होते हैं, या इसके अलावा कंफ्यूजन में मत आना कि एल्टोनियन पिरामिड क्या होता है. सो डेफिनेशन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम in the relation of their biomasses, number or energy is called the ecological pyramid. It is first time represented by Charles Elton in 1927. So it is also called the Eltonian pyramid. अब ये जो pyramids हैं ये दो टाइप के होते हैं. बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक रहता है हमारा inverted pyramid और दूसरा रहता है अपराइट. ये शेप के बेसिस पर हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स. इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब है जो ब्रॉड पार्ट है वो ऊपर रहेगा और नैरो पार्ट नीचे रहेगा. और अपराइट का मतलब होता है ब्रॉड पार्ट नीचे रहेगा और नैरो पार्ट ऊपर रहेगा. सो इट इज अपराइट एंड इट इज इन्वर्टेड शेप. कभी कभी एक शेप और हमें देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड द स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है? बॉटम और टॉप दोनों नैरो होते हैं, बीच में जो बीच वाला पार्ट है मतलब ये एरिया ब्रॉड रहता है. सो इट इज कॉल्ड द स्पिंडल शेप्ड पिरामिड. कॉमनली ये दो शेप्स ही देखने को मिलते हैं, बट किसी किसी जगह वेरिएशन रहता है जहाँ पर बॉटम और टॉप दोनों ही नैरो होते हैं. केवल और केवल हमें बीच का पार्ट ब्रॉड देखने को मिलता है. स्टडी करने के बेसिस वही तीन हैं: बायोमास, नंबर एंड द एनर्जी. सो फर्स्ट pyramid of biomass. बायोमास किसी भी एक इकोसिस्टम को लेकर चलते हैं और उस इकोसिस्टम में कोई भी पिरामिड बनाने से पहले एक चीज़ आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखना, इट इज़ आप कहीं पे भी किसी को भी प्लेस नहीं कर सकते हो.
हमेशा जब भी आप पिरामिड बनाना शुरू करोगे तो उसका बेस जो है वो हमेशा आप प्रोड्यूसर्स को ही दोगे। सो प्रोड्यूसर्स हमेशा कहाँ रहेंगे? बेस पर। कोई मैटर नहीं करता है कि प्रोड्यूसर्स नंबर में कम है, उनका बायोमास कम है, ज़्यादा है, ये कोई मैटर नहीं करता। हमेशा आप उनको कहाँ पर रखोगे? बेस पर। और उसी की वजह से हमारा जो एक पर्टिकुलर शेप आना है वो आएगा। तो स्टडी करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स का, वो किसके बेसिस पर होगा? बायोमास के बेसिस पर। जो टोटल बायोमास है, अगर हम किसी एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम को लेके चलें, या बहुत इजी आप लोगों के लिए रहेगा समझना, फर्स्ट पिरामिड समझ रहे हो तो एक इजी से लेके चलते हैं फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में भी एक ट्री को लेकर चलते हैं। ये जो ट्री है अपने आप में एक इकोसिस्टम की तरह बिहेव करता है। एक ट्री है, उसका वेट क्विंटल्स में होता है। एक ट्री को अगर आप उसके हर एक ब्रांच को, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्री नॉट हर्ब और शरब्स। तो एक जो ट्री होता है बड़ा सा, उसका ट्रंक अगर आप सबको मीज़र करोगे तो उसका जो टोटल वेट निकलेगा वो कई 100 किलोग्राम्स में निकलेगा। सो उसका वेट सबसे ज़्यादा हुआ ट्री। इस ट्री के बाद इस पर फीड करने वाली हर्बीवोर्स बर्ड्स को ले लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को लेके चलते हैं। तो जो बर्ड्स हैं उनका वेट, कितनी भी बर्ड्स आके इस पे फीड करें, उनका वेट, टोटल बर्ड्स का वेट भी ट्री के वेट से कम ही होगा। अब इन पर एक पैरासाइट फूड चेन को लेके चलते हैं। अब इन बर्ड्स की बॉडी पर भी जितने भी टोटल पैरासाइट्स रह रहे होंगे इनसाइड और द आउटसाइड ऑफ बॉडी, उन सबका वेट भी इन बर्ड्स के वेट से कम होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक छोटी सी बर्ड के ऊपर हाथी के साइज का पैरासाइट रह रहा होगा। सो हमेशा बर्ड के ऊपर रहने वाले पैरासाइट का वेट बर्ड से कम होगा। तो टोटल जितने भी पैरासाइट उसकी बॉडी पर हैं, अगर हम सबका टोटल बायोमास भी मेजर करें तो वो कैसा निकलेगा? बर्ड्स के बायोमास से कम। सो पिरामिड कैसा बन गया? अपराइट। नोट कर लो कि किसी एक ट्री के इकोसिस्टम के लिए जो पैरासिटिक फूड चेन बनती है उसके लिए पिरामिड ऑफ बायोमास होता है अपराइट। यहाँ अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट या ट्री को ना लेकर एक्वाटिक इकोसिस्टम की, एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं हमारे पास एल्गी, मेजरली एल्गी ही होते हैं। उसके बाद और भी जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो सारे। तो अगर आप पूरे एक पॉन्ड के फाइटोप्लैंक्टन्स को और पूरे एक पॉन्ड के एल्गी को इकट्ठा कर लो तब भी उनका बायोमास जो है वो कम ही रहना है। सो प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर वहां पर रहने वाली जो हर्बीवोर फिशेस हैं, और हर्बीवोर फिशेस के ऊपर कार्निवोर फिशेस। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज इन्वर्टेड। प्रोड्यूसर्स का बायोमास सबसे कम, हर्बीवोर फिशेस का बायोमास प्रोड्यूसर्स से ज्यादा बट कार्निवोर फिशेस से कम। सो इट इज इन्वर्टेड फॉर पॉन्ड इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। नोट इट डाउन। Done. So pyramid of biomass clear. Next, pyramid of number. Next is pyramid of number. पिरामिड ऑफ नंबर में क्या है? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे उसका बेस क्या रहेगा हमारा? किस बेसिस पे करेंगे? नंबर के बेसिस पे कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं।
तो इसके लिए भी अगर हम एक क्रॉप फील्ड और एक ग्रासलैंड का लेके चलते हैं तो हमेशा ही अपराइट पिरामिड बनता है। अपराइट क्यों बनेगा? क्योंकि अगर एक क्रॉप फील्ड को आप लेके चलते हो या एक ग्रासलैंड को लेके चलते हो तो आप अगर एक एक प्लांट को वहाँ गिनना स्टार्ट करोगे तो हमेशा उन प्लांट्स का नंबर उस पर फीड करने वाली जो गोट हैं, काऊ हैं, उनसे हमेशा ही ज़्यादा निकलेगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर हो गया हमारे प्रोड्यूसर्स का। उसके बाद जो हर्बीवोर्स हैं वो नंबर में हमेशा प्रोड्यूसर्स से कम ही रहेंगे, क्योंकि ग्रास के प्लांट क्या छोटे छोटे होते हैं और अगर आप एक एक प्लांट को गिनने जाओगे तो हमेशा उनका नंबर ज़्यादा ही निकलेगा, चाहो तो गिन लो। हर्बीवोर्स के बाद इन पे फीड करने वाले जो कार्निवोर्स हैं उनका नंबर और भी कम निकलेगा। आपने देखा होगा, लाइव नहीं देखा होगा तो टीवी में या फिर कार्टून्स में देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि डियर्स का एक पूरा झुंड रहता है और उसके पीछे एक या दो शेर भाग रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्निवोर हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में कैसा है? कम। सो यहाँ पर पिरामिड कैसा बन गया? अपराइट। बात करते हैं क्रॉप फील्ड के बाद। एक ट्री के इकोसिस्टम की, तो ट्री है हमारा एक, उस ट्री पर फीड करने वाली जो बर्ड्स हैं उनका नंबर है कुछ 100 और हर एक बर्ड के बॉडी पर और बॉडी के अंदर अगर 2 ही पैरासाइट्स प्रेजेंट हैं तो नंबर ऑफ पैरासाइट हो गया सबसे ज़्यादा। तो एक नंबर्स में ना लेके हम इसको ट्री, बर्ड्स, और कौन सी बर्ड्स की बात हो रही है? हर्बीवोर, और उससे भी ज़्यादा नंबर पैरासाइट्स का। सो इट इज इन्वर्टेड पिरामिड। और एक स्पिंडल शेप की जो हमने बात की थी वो भी एक ट्री के इकोसिस्टम के लिए ही बनता है। अगर हम एक पैरासिटिक फूड चेन ना लेके हम एक ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें तो यहाँ पे ट्री है, ट्री का नंबर बर्ड्स के कंपैरिजन में तो कम होगा, हर्बीवोर बर्ड्स के कंपैरिजन में, लेकिन जो कार्निवोर बर्ड्स होंगी इनका नंबर भी हर्बीवोर बर्ड्स के कंपैरिजन में कम होगा। सो पिरामिड बनेगा स्पिंडल शेप। So it is spindle shaped pyramid. Pyramid of number and pyramid of biomass is clear. Pyramid of energy, कोई भी हम इकोसिस्टम लेते हैं, किसी भी इकोसिस्टम के लिए हमेशा pyramid of energy upright ही होता है। It can never be spindle or never be inverted. So pyramid of energy पिरामिड ऑफ एनर्जी इसलिए हमेशा अपराइट होता है क्योंकि किसी भी जगह के प्रोड्यूसर्स को अगर हम लेके चलते हैं तो वहाँ पर प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी, उससे कम हर्बीवोर्स के पास, उससे कम उन पे फीड करने वाले कार्निवोर्स के पास, और सबसे कम टॉप कंज्यूमर्स के पास। इसके लिए लिंडमैन ने %10 एनर्जी लॉ भी दिया था। उनके अकॉर्डिंग किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल पर जो टोटल एनर्जी होती है उसका 90% पार्ट वो अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेते हैं, और 10% जो है वो उनके बायोमास में एक्यूमुलेट होता है, बायोमास में स्टोर होता है, जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाता है। फिर वहाँ भी सेम प्रोसेस होती है। सपोज दैट वी हैव हेयर 1000 किलो जूल,
इट इज़ जस्ट अ सपोज, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक कितनी गई? ओनली 100 किलो जूल। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक 10, और उससे भी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर 1। सो इट इज़ कॉल्ड द लिनमैन 10% ऑफ एनर्जी लॉ। अकॉर्डिंग टू लिनमैन जो 90% एनर्जी है वो हमेशा यूज़ हो जाती है किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल में या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में जो भी उसने फीड किया, उसका 90% पार्ट ऑफ एनर्जी उसने यूज़ किया अपने रेस्पिरेशन में, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो टोटल उसके अंदर हो रही हैं, वेदर इट इज़ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, और बाकी का बचा हुआ जो 10% है वो उसने अपने बायोमास में एक्यूमुलेट किया, और जो उसके बायोमास में एक्यूमुलेटेड है वही केवल नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, क्योंकि उसके बायोमास को ही अगला ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म खा पा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अगर गोट किसी भी ग्रास को खाने जाती है, किसी भी प्लांट को खाने जाती है, तो वो उसकी उस एनर्जी को भी कंज्यूम करती है जो कि वो ग्रास का प्लांट ऑलरेडी फूड अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर चुका है या फिर अपने ग्रोथ में यूज़ कर चुका है। तो वो एनर्जी किसी भी यूज़ की नहीं होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए। तो वहाँ पर केवल कितने % एनर्जी पहुँचती है? 10%। सो इट इज़ ऑलवेज upright pyramid. In the next lecture we will talk about nutrient cycle,